डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोर। आज का वीडियो हमारा है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 9th ऑफ सोशल स्टडी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका वीडियो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है। आ सिंपल डेफिनेशन से हमें स्टार्ट करना था, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आ सिंपल डेफिनेशन, लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज़। हम उसी मुद्दे को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपुल। एक सिंपल फैक्टर जो कॉमन है सभी डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट समूह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डिफिनेशन, इसीलिए हम एक सिंपल डिफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वह फॉर्म है गवर्नमेंट की, वह सरकार है डेमोक्रेसी जिसमें रूलर्स जो हैं पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट, यह काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्राम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। यह जो डिफिनेशन है वो हमें अलाउ करता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार के जो आर्मी रूलर जो म्यांमार के हैं वो पीपल्स के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। म्यांमार एक ऐसा कंट्री जहाँ पर जो रूलर्स हैं वो आर्मी के जो लीडर्स होते हैं वही रूलर्स होते हैं। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। वो जो आर्मी को कंट्रोल करते हैं या आर्मी के हेड होते हैं वही उस देश के लीडर होते हैं या उसी देश कंट्री के हेड होते हैं। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, कोई भी व्यक्ति इस डिसीजन के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, ना उन्हें कोई वोट करने का अधिकार है ना कुछ, वो खुद से अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, पिनोचेट चिली जो एक देश है वहाँ के जो जनरल थे, आर्मी में जनरल थे पिनोचेट, उन्होंने वो पीपल्स के द्वारा नहीं इलेक्ट किए गए हैं, वो खुद को अपने आप से उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था डिक्टेटर से डिक्टेटर। दिस आल्सो सप्लाइज टू मोनार्कीज़, या राजा महाराजाओं के लिए भी यही लागू है। किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट जो पीपल्स हैं सऊदी अरेबिया के या जो फिर मोनार्क हैं जो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उन्हें वो इसलिए रूल नहीं करते हैं कि उन्हें पीपल्स ने इलेक्ट किया है। वो इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो इस रॉयल फैमिली में बिलोंग करते हैं, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें पैदा हुए हैं, राजा महाराजाओं के ख़ानदान में पैदा हुए हैं। दिस सिंपल डिफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, यही सिंपल डिफिनेशन केवल काफ़ी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल्स, ये हमें समझाता है कि डेमोक्रेसी, ये हमें केवल इतना बताता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल का रूल है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को एक बिना सोचे समझे इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम केवल इतना कहकर ख़त्म कर देंगे इसको, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन आ डेमोक्रेसी। तो हम इसे केवल इतना ही कहकर ख़त्म कर देंगे कि जो हर एक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है जो एक इलेक्शन के द्वारा बनी है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, वह गलत काम होगा, हमें यह कहना गलत होगा। एज वी सेल फाइंड आउट इन चैप्टर नंबर 3, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड द डेमोक्रेसी, कि हर एक गवर्नमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में हर एक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहना चाहती है। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, चाहे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहना चाहती है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और एक जो डेमोक्रेटिक होने का दावा करती है या केवल दिखावा करती है, उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें केयरफुली इसके डिफिनेशन के हर एक वर्ड को क्लियरली स्टडी करना पड़ेगा। वी कैन डू सो ओनली बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स और डिफिनेशंस में केयरफुली हर एक वर्ड के बारे में जानकर समझकर इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फ़ीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने केवल एक सिंपल तरीके से स्टार्टिंग की थी इसको डिफिनेशन के साथ। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी सरकार है डेमोक्रेसी जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी सवाल उठाती है इसके बारे में। हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में जो रूलर वर्ड यूज़ किया गया है उस डेफिनेशन में ये रूलर्स कौन हैं। व्हिच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी,
कौन से अधिकारी या कौन से ऑफिशियल्स को इलेक्ट करना चाहिए कि ताकि जो गवर्नमेंट बने उसे डेमोक्रेसी कह सकें हम। विच डिसीजंस में बी टेकन बाई नॉन विच डिसीजन में बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। कौन कौन से डिसीजंस हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं डेमोक्रेसी में वो ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस प्रकार का इलेक्शन होना चाहिए कि हर आदमी उसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सके, किस प्रकार से कराना चाहिए। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। कौन कौन से कंडीशंस जो हैं उसको बनाए रखना चाहिए कि ताकि जो इलेक्शन हो उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकें। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से लोग हैं जो किसी रूलर्स को इलेक्ट करते हैं या खुद रूलर्स के रूप में इलेक्ट होते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या हर एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा अधिकार दिया गया है। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाइज सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को वोट करने का या कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं है या डिनाई कर सकती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। फाइनली किस तरह की सरकार को हम डेमोक्रेसी कहते हैं या किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। क्या हर एक रूलर वो कर सकता है जो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चाहता है। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या उस गवर्नमेंट को कुछ फंक्शंस जो हैं उसके वो लिमिट में रहकर करने चाहिए। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या यह आवश्यक है कि डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन्स के कुछ राइट को रिस्पेक्ट करे या उसको आदर दे। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजंस लिए जाने चाहिए वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। जो उस गवर्नमेंट में इलेक्टेड लीडर्स हैं, हेड हैं, उन्हीं के द्वारा लिए जाना चाहिए। नहीं कि जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड हैं उनके द्वारा नहीं, जो केवल एक तरीके से दूसरे लोग डिसीजन लें और गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो केवल कठपुतली की तरह काम करें। इन पाकिस्तान, पहला एग्जाम्पल पाकिस्तान का है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक जनरल थे आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी में जनरल थे। उन्होंने आर्मी कूप कर दी, छोड़ दिया अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस समय जो प्रबल थी वहाँ पर जो चल रही थी उसको हटा दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया उस देश का। लेटर ही चेंज दिस डिजाइनेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। उसके बाद में जो इनका ये पोस्ट था चीफ एग्जीक्यूटिव उसको चेंज करके इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया और 2002 में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें इन्होंने भोली भाली जनता को चूतिया बनाकर या पागल बनाकर एक तरीके से गुमराह कर कर अपने जो टर्म था इनका पीरियड था, जो कार्यकाल जो था, जितने समय तक इनको रहना था उसमें 5 साल की और एक्सटेंशन करा ली इन्होंने। पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मानव अधिकार संगठन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी के ऊपर ध्यान देते हैं या डेमोक्रेसी के बारे में कुछ कहते हैं या उसके बारे में पता लगाते हैं, उन्होंने इस रेफरेंडम को बताया कि ये रेफरेंडम जो था ये माल प्रैक्टिस और फ्रॉड के द्वारा किया गया है। इन अगस्त 2002 में इसको देखते हुए कि हमारे खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा मीडिया भड़क रही है, इसको देखते उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया। दैट अमेंडेड, यह क्या था, इसके द्वारा उन्होंने पूरे जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ही चेंज कर डाला। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस। इस ऑर्डर के तहत प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकता था। अब नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज़ उस समय में वही लोकसभा और राज्यसभा, जो जैसे इंडिया में कंट्री में रोज़ लोकसभा राज्यसभा है वैसे वहाँ पर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी। वो जो कैबिनेट के द्वारा जो वर्क किए जाते थे उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करने लगी, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा बनाया गया था। उसमें ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो कि डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में रहते थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस कराए गए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। इस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ ही पावर थे, बट द फाइनल पावर जो था वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। वहाँ बहुत सारे कारण हैं जिससे कि परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में जो गवर्नमेंट बनी उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, लेकिन चलिए इसमें से किसी एक पर ध्यान देते हैं हम। कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट किए गए हैं जो रूलर्स, उनको कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। नॉट क्वाइट, नहीं कह सकते हैं।
peoples may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not the really peoples ने पीपल में इलेक्ट कर सकते थे उनका रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो रियली जो होते थे वो रियल रूलर्स नहीं होते थे। जो रियल पावर होता है वो परवेज़ मुशर्रफ उनके आर्मी कमांडर्स के पास होती थी, आर्मी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसके पास होती थी। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन खुद से नहीं ले सकते थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि मैंने आपको बताया ये कि जो मेन पावर था वो आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डोमिनेटेड थे जो ऑफिसर्स उनके पास थी। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उसमें से कोई भी इलेक्टेड पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता था। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, जो कि इस तरीके की घटना बहुत सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज़ में होती है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड, उनके पास जो पाकिस्तान थी उसके पास बहुत पहले से इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं थे। इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट थी, लेकिन जो रियल पावर थी वो उनके साथ नहीं थी, वो इलेक्ट नहीं किए गए थे। लिए जो रियल पावर थी नॉट इलेक्टेड के पास थी, जो इलेक्ट नहीं किए गए थे उनके पास थी। इन अ फ्यू कंट्रीज़, कुछ देशों में, द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो कुछ देशों में जो रियल पावर थी वो कुछ हद तक बाहरी पावर की जो थी उसके पास थी, जो खुद से इलेक्ट किए गए थे उनके पास जो पावर नहीं थी, और जो बाहर से इलेक्ट किए गए थे उनके पास थी। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो बाहर से इलेक्ट किए गए थे उनके पास पावर थी, लेकिन जो खुद से इलेक्ट किए गए थे पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए उनके पास पावर नहीं थी, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, प्रतिनिधि के पास। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसे पीपल्स का रूल नहीं कहा जा सकता है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, इससे पहले हमें सबसे पहला फीचर पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या होना चाहिए इसमें। इन अ डेमोक्रेसी में फ़ाइनल डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिया जाना चाहिए जो उसमें पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब किस तरीके से कराना चाहिए इलेक्शन को फ्री और फेयर, मतलब हर जो वोटर है उस पर दबाव ना देकर फ्री तरीके से वोट देने का उसको चॉइस होना चाहिए, फेयर तरीके से काम करना चाहिए, बेईमानी करके जीतना नहीं चाहिए। इन चाइना का एग्जाम्पल लेवल लिया गया है। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट, चाइना में प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्शंस कराए जाते थे कंट्रीज़ पार्लियामेंट को बनाने के लिए। कार्ड वहाँ पर जो पार्लियामेंट थी उसको कहते थे नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उसके पास पावर होता था कंट्री को अपॉइंट करने का, कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स, इसमें 3000 मेंबर्स इलेक्टेड होते थे फ्रॉम ऑल ओवर चाइना से इसमें 3000 मेंबर्स को इलेक्टेड होते थे। सब मेंबर जो होते थे वो आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा इलेक्टेड बाय द आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते थे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इलेक्शन लड़ने से पहले किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से पहले एक कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर थी उसका अप्रूवल लेना पड़ता था। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट, केवल 8 एक कम्युनिस्ट पार्टी और 8 कम्युनिस्ट पार्टी को इसमें से जुड़े थे। टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट, केवल इन्हीं को लड़ने का अधिकार था। इन हेल्ड जो इलेक्शन 2002-2003 में हुए उनमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 छोटी पार्टीज़ इन्हीं को लड़ने का अधिकार था। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाई द कम्युनिस्ट पार्टी, भाई जब उन्हीं को लड़ने का अधिकार दिया जाएगा तो पीपल्स किसको वोट देंगे, उन्हीं को देंगे ना, क्योंकि एक ही पार्टी और 8 पार्टी उन्हीं में शामिल थे तो उन्हीं शामिल तो वही तो जीतेंगे। तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाई द कम्युनिस्ट पार्टी। और मैक्सिमो में जब से 1930 से जब से इंडिपेंडेंस मिला मैक्सिको में इलेक्शन 6 साल के बाद इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, जो मिलिट्री होती थी वो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल के अंदर कभी भी कंट्री नहीं रही। जब से वो इंडिपेंडेंट हुई मैक्सिको तब से उसमें कोई भी ये नहीं था कि डिक्टेटर आया या फिर मोनार्क आया। 2000 बट अनटिल 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वन बाई, प्रत्येक इलेक्शन 2000 तक ना उसमें पहली बात ना कोई डिक्टेटर था ना कुछ था। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी जब उसमें कुछ भी नहीं था। इसमें एक पार्टी थी PRI, वही हर बार जीतती थी, जबकि अपोजिशन पार्टीज़ भी कंटेस्ट करती थी इलेक्शन में, लेकिन वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाती थी जीतने के लिए। PRI वॉज नोन टू यूज़ मिलिट्री मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, क्योंकि जो PRI पार्टी वहाँ की थी जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये
हमेशा वहाँ पर जीतती थी, क्योंकि ये डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी, गलत कार्यों का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैज़ टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जो लोग भी गवर्नमेंट की सर्विसेज में थे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में थे, उनको ये पार्टी अटेंड कराते थे या पार्टी देते थे, ये जो पीआरआई वाले हैं, और वो अटेंड करते थे और उनसे ये कहते थे कि आप मुझे वोट दीजिए, या उनको उकसाते थे इसके बारे में। टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के थे, उन्हें फोर्स किया जाता था कि ताकि वो पेरेंट्स जो हैं स्कूल के लड़कों के पेरेंट्स जो हैं उनको फोर्स किया जाता था कि पीआरआई को वोट दें। मीडिया जो थी वो लार्जली इनके गलत कामों को छुपा लेती थी, और जो अपोजिशन पार्टी थी उसके अच्छे कामों को नहीं दिखाकर गलत कामों को दिखाती थी। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कुछ समय जब पोलिंग टाइम वो एक लास्ट मिनट में जब पोलिंग बूथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिए जाते थे। पोलिंग बूथ जहाँ पर वोट डालने जाते हैं वोटर्स, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे लास्ट में, कि ताकि पीपल्स जो हैं वहाँ के वो वोट ना दे सकें। which made it difficult for people to cast their vote. The PRI spent a large sum of money. ये लार्ज सम ऑफ मनी ये संस्थाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते थे अपने कैंडिडेट्स पर, कि ताकि वो फेमस हो सकें, उनको सब पहचानें, उनको सब वोट दें। शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड एबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। कि हम जो ऊपर जितने एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं उन्हें हम मानेंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सही हैं, एक पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए गवर्नमेंट हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। इसको पढ़ने के बाद हम हमेशा कहेंगे कि ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस तरीके की गवर्नमेंट को हम कहें कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया गया है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में एक ही पार्टी, वहाँ पर कोई चॉइस पीपल्स को दिया ही नहीं जाता है कि दूसरे पार्टी को दिया जाए, इसीलिए चाइना के एक ही पार्टी को मजबूरन वहाँ के आदमियों को वोट करना पड़ता है। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट। उनको वही पार्टी चूज़ करना पड़ता था, जो रूलिंग पार्टी वहाँ की थी उन्हीं को चूज़ करना पड़ता था। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाई, जो कैंडिडेट्स इनके द्वारा अप्रूव किए गए थे। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, मैक्सिको का एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैव नो चॉइस। मैक्सिको में अगर देखा जाए तो बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो हर आदमी के पास चॉइस था कि दूसरे को वोट दे सकता है, लेकिन अंदर देखा जाए तो अंदर काफ़ी बड़ा घोटाला था, वहाँ पर आदमी वोट नहीं दे सकता था। नाम मात्र के लिए मैक्सिमम में था कि हर आदमी वोट देता है, बाकी बाकी ये लोग अपने आप से ही चालाकी उसके अंदर कर देते थे। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। यहाँ पर कोई चांस नहीं था कि रूलिंग पार्टी को डिफीट किया जा सके, इवन एफ पीपल वर अगेंस्ट इट। चाहे पीपल्स उस पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में हो, तब भी उनको डिसमिस नहीं कर सकते थे। दे आर नॉट फेयर इलेक्शन। ये सब फेयर इलेक्शंस नहीं है, सही तरीके के इलेक्शंस नहीं है। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम इसमें सेकेंड फीचर ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा है। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। किसी भी प्रकार का इलेक्शन कराना ही काफ़ी नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। इलेक्शंस जो हैं उनमें रियल चॉइस जो है वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स जो पार्टीज़ हैं उनका रियल चॉइस अगर करने को दिया जाए तब उसको इलेक्शन कहते हैं हम। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। और ये चॉइस जब मिलेगा तब जो एग्जिस्टिंग रूलर हैं उनको हटाने का मौका मिलेगा। इफ़ दे विश सो आर डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसीलिए डेमोक्रेसी में दूसरा फीचर यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। क्योंकि जो करंट में रूल कर रहे हैं उनको भी हराने का चांस मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो गलत काम करते हैं तो अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो उनको कैसे हराया जाएगा। ऐसे ही एट्रोसिटी बढ़ती रहेगी, अत्याचार चलता रहेगा। वी सेल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। हम डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट होता हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट सेकंड था डेमोक्रेसी चैप्टर का, जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसका पार्ट सेकंड था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको तीसरा वीडियो जो इसका है वो कल या फिर परसों तक इसको अपलोड कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।